हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रिड। सो आज हम लोग कैट 2020 स्लॉट 1 क्यूए का डिस्कशन करेंगे और मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं और आई होप कि आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो यू विल गेट मैनी थिंग्स टू लर्न। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, किस तरह से क्वेश्चन पिक करने हैं, कैसे अप्रोच करना है, कहाँ कहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। और स्टार्ट करने से पहले अगर इन केस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और थोड़ा बहुत शेयर करते रहो। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहा करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्वेश्चन 1 हमारा कह रहा है, if y is a negative number such that 2 to the power y square log 35 is equal to 5 to the power log 23, then we want to find the value of y। और हमें ये भी गिवन है कि y is a negative number। ठीक है, y is a negative number। तो ये तुम्हें राउंड 1 में ही क्वेश्चन पिक करना चाहिए इस टाइप के, जहां पर तुम्हारा लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक मेथड यूज हो रहा होता है। ठीक है ना, लॉग के मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे जो कैट में बनते हैं वो राउंड 1 के ही बनते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि देखो y इज अ निगेटिव नंबर, अगर देखो जरा ध्यान दो, log 2 1/3 दैट इज नथिंग बट log 2 1 माइनस log 2 3। log 2 1 की वैल्यू 0 होगी, 0 माइनस log 2 3। अब ना अंडरस्टैंड, दिस इज अ निगेटिव वैल्यू, ये एक निगेटिव वैल्यू है ना। दिस log 2 1/3 इज अ निगेटिव वैल्यू। अब मुझसे कह रहा है कि y एक निगेटिव नंबर है, मतलब ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। बाय द सेम लॉजिक दिस कैन बी अवर आंसर। लेकिन अगर मैं C और D पे देखूं तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। अगर मैं log 2 1/3 का निगेटिव लूं, इसका निगेटिव ले लूंगा, इट विल बिकम पॉजिटिव, तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसी तरह log 2 1/5 का निगेटिव लूंगा तो इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है चूज करने के लिए, या तो log 2 1/3 आंसर होगा या log 2 1/5 आंसर होगा। ठीक है, कम से कम अपने ऑप्शन वो नैरो डाउन कर सकते हो। सॉल्विंग करके तो आंसर निकलना ही है, ये जस्ट एक मैं मेथड बता रहा हूं कि नैरो डाउन एटलीस्ट कर सकते हो चीजों को अपनी, कि हाँ यहां तक मैं एटलीस्ट पहुंच पा रहा हूं क्वेश्चन में, कि इनकेस अगर एंड टाइम में आपको कुछ सॉल्विंग करके अगर मे बी अगर गेसवर्क भी करना हो, एंड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम हुए और तुम्हें हो सकता है कि दो ऑप्शन में पिक करना पड़े, तो यू कैन पिक एटलीस्ट ना, एटलीस्ट पिक कर सकते हो। अब मेथड क्या है देखो, 2 की पावर y स्क्वायर log 3 5 दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर log 2 3। ठीक है, अब देखो ना, अंडरस्टैंड, y स्क्वायर log 3 5 है, 5 टू द पावर log 2 3 है। अगर मैं स्वैपिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई करूंगा तो स्वैपिंग प्रॉपर्टी से भी मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। बेसिकली अगर मैं स्वैपिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई करूं तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन हम लोग यहां पे स्वैपिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जो अभी मैंने 1 मिनट का वीडियो डाला है। स्वैपिंग प्रॉपर्टी, स्वैपिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये 2 टू द पावर y स्क्वायर log 3 5 जो होता है, दैट इज 5 टू द पावर y स्क्वायर log 3 2 होने वाला है, दैट इज 5 टू द पावर log 2 3। है ना, कितना अच्छा यूज आ गया देखो स्वैपिंग प्रॉपर्टी का। 5 से 5 कंपेयर कर दोगे तो यू विल गेट y स्क्वायर log 3 2 दैट इज 5 टू द पावर log 2, बेसिकली log 2 3, है ना। तो दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 3 डिवाइडेड बाई log 3 2। अगर इसको देखो सॉल्विंग करोगे तो देखो बेसिक सॉल्विंग है कि log 2 3 को वी कैन राइट इट एज log 3 बाई log 2, log 3 2 को वी कैन राइट इट एज log 2 बाई log 3, है ना। बेसिक प्रॉपर्टी अगर नहीं किसी को पता है तो देख लो एक बार कि log बेस ए बी जो होता है दैट इज इक्वल टू log b बाई log a होता है। यहां से y स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स y इक्वल टू प्लस माइनस log बेस 2 3 आ गया, ये y की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें पता ही है कि कौन सा तुम्हारा आंसर होने वाला है। अब 1 और 2 और 3 में खेलो, देखो यहां पे सॉल्विंग की नीड ही नहीं है। यहां पे एक्चुअली में अगर मैं यहां पे ही सिर्फ इस पोजीशन पे पहुंचता ना, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट केयरफुली, अगर मैं इस पोजीशन पे पहुंचता और मैं कहता यार 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, अब जो मेरा आंसर आने वाला है वो 2 और 3 पे खेलने वाला है। यहां पे 5 पे आंसर खेल रहा है, यहां पे 2 और 3 में खेल रहा है, मतलब मेरा आंसर कौन सा होने वाला है, दैट विल बी ए पार्ट। तो जब छोटे छोटे पार्ट पे ध्यान रखोगे ना तो धीरे धीरे जो
वर्किंग होती है वो कम होने लगती है काफी पॉइंट पे ना। तो यही चीजें आपको छोटी छोटी याद रखनी, छोटा सा स्वैपिंग प्रॉपर्टी याद रखनी है ना। आपको छोटा छोटा पॉइंट याद रखना है कि निगेटिव वैल्यू कह रहा है तो पॉजिटिव नहीं हो सकता मेरा आंसर। ये सब चीजें जैसे जैसे याद रखना स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया टू अप्रोच द क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है how many 3-digit numbers are there for which product of their digits is more than 2 but less than 7। देखो अब तुम्हें क्या है कि अगर ये क्वेश्चन राउंड 1 में तुम्हें पिक करना चाहिए कि राउंड 2 में। नाउ अंडरस्टैंड, अब तुम्हें समझ आ रहा है यार कि प्रोडक्ट जो है वो केवल 3, 4, 5, 6 केवल 4 चीजों में प्रोडक्ट खेल रहा है। कोई बहुत बड़ी वैल्यूज मुझे नहीं चेक करनी है। 3 चीजों का प्रोडक्ट जो है 3, 4, 5, 6 में खेल रहा है, जिसमें से 3 और 5 तो यार प्राइम नंबर है, तो मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत कम बनने वाली है, तो मेरा वर्क उतना ज्यादा है नहीं। और जो कैट ऐसा एग्जाम है जहां पर बहुत ज्यादा वर्क एक्चुअली में देते भी नहीं है, तो इस चीज पर भी तुम्हें ध्यान रखना है। देखो एबीसी एक नंबर है, इनमें 3 डिजिट का प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू 3। 3 का मतलब क्या हो सकता है? इट कुड बी 1 इंटू 1 इंटू 3। नाउ अंडरस्टैंड, 1 इंटू 1 मतलब ए की वैल्यू 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 1 हो सकती है, सी की वैल्यू 3 हो सकती है, मतलब नंबर हो सकता है 1 1 3। अब 1 1 3 अरेंज भी हो सकते हैं ना आपस में, और अरेंज करने के वेस कितने होंगे? दैट विल बी फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, मतलब देयर विल बी 3 वेस, है ना, 3 वेस की 1 1 3, 1 3 1 और 3 1 1, ये 3 नंबर्स का फॉर्मेशन होने वाला है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, मैं ए इंटू बी इंटू सी 5 लिख रहा हूं पहले 4 की जगह। 5 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि तुम्हें आइडिया है यार कि 5 जो एक प्राइम नंबर है, तो केवल 1 इंटू 5 विल बी अ पॉसिबिलिटी। तो 3 नंबर्स वी विल गेट हेयर, 3 नंबर्स वी विल गेट हेयर। नाउ आई विल पुट ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 4। 4 के केस में ओनली पॉसिबिलिटी इज 1 इंटू 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1 इंटू 4। ये 2 पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गई। 1 इंटू 2 इंटू 2 इट विल गिव अस फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, मतलब 3 नंबर्स। 1 इंटू 1 इंटू 4 अगेन वी विल गेट 3 नंबर्स। ठीक है, नाउ वी विल गेट ए बी सी इज इक्वल टू 6। 6 का मतलब है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 और 1 इंटू 1 इंटू 6। ठीक है, बस यही पॉसिबिलिटी होंगी। 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब कितना? फैक्टोरियल 3, मतलब 6 नंबर्स। हेयर वी विल गेट अगेन 3 नंबर्स। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 15 प्लस 6 21, दैट शुड बी अवर आंसर। तो जिसको पीएनसी की बेसिक नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं, और लेकिन ये है कि आपको इस क्वेश्चन को पहले राउंड में अप्रोच करना चाहिए या दूसरे राउंड में, ये डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे से एनालिसिस कर पाए हो। अगर ग्रेटर देन 2 लेस देन, बट एक चीज याद रखो कि राउंड 1 और राउंड 2 का मतलब सिर्फ इतना ही होता है सॉल्विंग पे कि राउंड 2 में वही क्वेश्चन, राउंड 1 में आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने जिस पे आप 100% कंफर्टेबल हो। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आप शायद अप्रोच नहीं कर पाओगे तो उसको स्टार्ट ही करने की नीड नहीं है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको फिर उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, थोड़ा टाइम लगा के, या 1 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट तक पहुंच सकते हो तो 2.5 मिनट तक भी, लेकिन अप्रोच करना है आपको उस क्वेश्चन को। अदरवाइज लीव करोगे तो आप पैनिक होना स्टार्ट कर दोगे। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये इस स्लॉट का सबसे अच्छा क्वेश्चन आई थिंक था, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं हैं या बीटेक एंड ऑल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, तो उनके लिए मे भी डिफिकल्ट हो सकता था, मे बी। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके वी विल डिस्कस 2 मेथड्स। हम लोग इसके 2 मेथड डिस्कस करेंगे, एक मेथड 1 और मेथड 2, 2 मेथड डिस्कशन करेंगे। सो हमसे कह रहा है एफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एफ 5 माइनस एक्स फॉर एवरी रियल एक्स। हर एक्स के लिए, फॉर एवरी रियल एक्स, एफ एक्स प्लस 5 जो है दैट इज इक्वल टू एफ 5 माइनस एक्स, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसके 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, इस पर्टिकुलर चीज के 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर इसके 4 एफ एक्स का एक 4 डिग्री इक्वेशन है तभी 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। एफ एक्स एक 4 डिग्री इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, है ना, ये होता है। इसके कह रहे हैं 4 डिस्टिंक्ट रूट है, हम लोगों ने मान लिया इसके रूट अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ये 4 रियल रूट है इसके। और हमें पता है यार एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जो एफ अल्फा की वैल्यू है वो भी 0 है ना, रूट है तो इक्वेशन को क्या करेगा? इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन।
एफ बीटा भी जो है वो भी जीरो है, एफ गामा जो है वो भी जीरो है, और एफ डेल्टा जो है वो भी जीरो है। ये वैल्यूज जीरो है, एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ गामा, एफ डेल्टा, ये सारी वैल्यूज जीरो है। अब हमें कह क्या रहा है कि f5 प्लस एक्स जो है वो f5 माइनस एक्स के इक्वल है फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। यहां पर देखो क्या है कि हम लोग छोटी सी चीज का फायदा उठाते हैं। हम लोग क्या करें कि अगर मैं कह दूं कि 5 प्लस एक्स की वैल्यू a है, लेट करो, ठीक है, तो दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू f5 माइनस एक्स की वैल्यू यहां से कितनी निकल आई, a माइनस 5 आ गई, यहां पुट कर दें। दैट मीन जो एफ ए की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू f10 माइनस ए आ गई। क्या कह रहा है कि एफ एक्स प्लस 5 जो है वो एफ एक्स माइनस 5 माइनस एक्स के इक्वल है। मैंने 5 प्लस एक्स को a लेट किया तो x की वैल्यू a माइनस 5 आ गई। तो जो एफ ए की वैल्यू आई वो f5 माइनस a माइनस 5, दैट मीन्स एफ ए की वैल्यू f10 माइनस a के इक्वल आ गई मेरी। अब एफ ए इज इक्वल टू f10 माइनस a के साथ यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, अंडरस्टैंड। अगर मान लो मैं तुम्हें ये कहूं a की जगह मैं अल्फा रखूं तो f अल्फा जो आएगा दैट विल बी f10 माइनस अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि ये हर रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। हर रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन फॉर एवरी रियल x। अगर हर रियल x के लिए सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब है कि रूट के लिए भी सेटिस्फाई करेगी ये कंडीशन कि f अल्फा जो होगा f10 माइनस अल्फा के इक्वल होगा। और हमें पता है यार कि एफ अल्फा जीरो है, इसका मतलब है कि f10 अल्फा माइनस भी जीरो है। इसका मतलब यह है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट उस इक्वेशन का क्या हो गया, 10 माइनस अल्फा हो गया। फिर से एक बार समझना, हम लोगों ने हमके कंडीशन दी थी हमको कि f5 प्लस एक्स इज इक्वल टू f5 माइनस एक्स। दैट मीन्स जो हम लोगों ने 5 प्लस एक्स को a लेट किया तो x की वैल्यू a माइनस 5 आ गई, तो fa की वैल्यू f10 माइनस a के इक्वल आ गई। दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी रियल x। तो एक रूट के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, तो एफ अल्फा की वैल्यू f10 माइनस अल्फा के इक्वल आ गई और दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो मतलब एक रूट अगर इक्वेशन का अल्फा होगा तो दूसरा रूट 10 माइनस अल्फा होगा। और मुझे पता है चारों के चारों डिस्टिंक्ट रूट है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि एक रूट गामा है मान लो, तो एक रूट जो होने वाला है वो 10 माइनस गामा होने वाला है। 10 माइनस गामा होने मतलब चार रूट मुझे पता चल गए कि एक रूट अल्फा है तो एक रूट 10 माइनस अल्फा है, एक रूट गामा है तो एक रूट 10 माइनस गामा है, और ये चारों के चारों वैल्यूज आपस में अनइक्वल है। और मुझे निकालना है सम ऑफ रूट, तो इनको अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट अल्फा प्लस 10 माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, गामा 10 माइनस गामा कैंसिल हो गया, और आंसर विल बी 20। बहुत बेसिक बना दिया इस क्वेश्चन को कि तुम्हें ग्राफ की नीड ही नहीं पड़ी। अगर बेसिक पॉइंट भी सोचोगे ना तो ये बहुत ज्यादा बेसिक हो गया क्वेश्चन, अगर सही तरह से आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इसका ग्राफ वर्जन का मैं डिटेल में तुम्हें बताऊंगा कि इसे ग्राफ के किस तरह से सॉल्व कर सकते थे, और ग्राफ से कर सकते हो लेकिन यहां पर उतनी डिटेलिंग मैं दे नहीं पाऊंगा, तो अलग से मैं 30 मिनट का वो बनाऊंगा जिसपे आपको इसका ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि कहां पे सिमेट्री चल रही है, वहां पे वर्किंग करेंगे। आई होप कि बेसिक मेथड क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वीरू इन्वेस्टेड रुपीज दिस एट 5% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 years Joy invested this at 10% simple annual interest. How many years after Viru's investment will their balance principal plus accumulated interest will be equal? बहुत कुछ भी नहीं है। How many years after Viru's investment will their balance principal plus accumulated interest will be equal? तो मान लेते हैं after n year, लेट कर लेते हैं after n years। नाउ अंडरस्टैंड, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आपको समझ आ रहा है कि वैल्यूज देखो राउंड 1 में राउंड 2 में वैल्यूज बहुत सिंपल है, 5%, 10,000, 8,000, 10%, मतलब सिंपल वैल्यूज है। यू कैन मूव इन द फर्स्ट राउंड ओनली। तो आफ्टर n ईयर्स, n ईयर के बाद इसका अमाउंट है, प्रिंसिपल है 10,000 प्लस 10,000 इंटू 5 इंटू n डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100 है ना। 10,000 प्लस ये इंटरेस्ट आ गया। अब अगर वीरू ने, जो वीरू है उसने अगर n ईयर इन्वेस्ट किया है तो जॉय उसके 2 साल के बाद आया है, इसका मतलब है कि जॉय का इन्वेस्टमेंट कितना है, n-2 ईयर का, ये जॉय का इन्वेस्टमेंट है। तो दैट विल बी 8,000 प्लस 8,000 इंटू 10 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है,
तो हमसे पूछा गया है कितने ईयर का इन्वेस्टमेंट है। नाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट योर आंसर। तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ टाइम लगना नहीं है इसमें, क्योंकि टीटा क्वेश्चन है तो सॉल्विंग तुम्हें करनी होगी। इससे इसको माइनस करो तो दैट विल बी 2000 है ना, यहां से सॉल्विंग करो, ये कैंसिल आउट करके, ये कैंसिल आउट करके स्टार्ट करो सॉल्विंग एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो आगे नहीं सॉल्व कर रहा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको राउंड 1 में सॉल्व करना चाहिए और बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है और मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और इनके क्वेश्चन इजी पड़े। अब आपको पहले राउंड में सॉल्व करना चाहिए कि सेकंड राउंड में, ये इसकी वैल्यूज पर भी देखा करो, सिर्फ लेंथ पे नहीं। कभी कभी क्या होता है, बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है लेकिन 1 से 2 वैल्यू सिर्फ दी होती है, तो तुम उस चीज को समझो कि हो सकता है यार 1-2 वैल्यू दी मतलब मैं क्रैक कर सकता हूं, तो भी राउंड 1 में उसको पिक कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लॉग के तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको राउंड 1 में ही सॉल्व करने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप यू शुड पिक इन राउंड 1, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन लॉग के इजी बनते हैं। और जब अपना प्रोसेस एकदम बेसिक रखोगे तो लॉग के क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे। बेसिक प्रोसेस क्या होता है कि कहीं पर भी अगर तुम अटक रहे हो, तुम लेंदी लॉग ए बी, तुम्हें ये पता है कि लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग बी बाई लॉग ए होता है, ऑलवेज ट्राई करो कि ब्रेक कर दो। अगर कभी भी तुम लॉग के क्वेश्चन में फंस रहे हो तो ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब क्या है, जैसे देखो यहां पर क्वेश्चन है, मैं ऐसे लिखूं log 5 डिवाइडेड बाई log 4 दैट इज इक्वल टू log y डिवाइडेड बाई log 4 इनटू log रूट 5 डिवाइडेड बाई log 6। log 4 से log 4 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी log 5 इज इक्वल टू log y इंटू log रूट 5 को वी कैन राइट इट एज 1/2 log 5 डिवाइडेड बाई log 6। log 5 कैंसिल हो गया, log y इज इक्वल टू 1/2 log y इज इक्वल टू 1/2, ये देखो log y इज इक्वल टू 2 log 6 आ गया। 2 log 6 का मतलब कितना हो गया, 6 स्क्वायर हो गया। 6 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 36 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 36। दैट शुड बी योर आंसर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर तुम ब्रेक करके करोगे तो कभी नहीं अटकोगे किसी भी पॉइंट पे। लॉग का क्वेश्चन तो हर बार ऐसा ही बनता है जहां पे एकदम बेसिक, बस आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि आप बहुत जल्दी ना करने के चक्कर में मिस्टेक होती है, तो एक बार ब्रेक कर लोगे तो यू विल गेट एन आइडिया। और कितनी जल्दी सॉल्व होगा, ये सब जो मैंने रिटन पार्ट किया है इसमें भी कई पार्ट आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे ये बच्चे 1/2 और log 6 है तो तुम्हें डायरेक्टली यहां पे 36 लिखना चाहिए, थोड़ा लिखने की हैबिट कम होनी चाहिए, है ना, जहां पर ब्रेक कर सकते हो। ये सब जो मैंने लिखा है ना, मुझे डायरेक्टली दिख जाता कि log y इज इक्वल टू 2 log 6 है, तो 2 का स्क्वायर मतलब यहां पे 36 आने वाला है, तो y की वैल्यू मेरी 36 आने वाली है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करते रहो ना, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करते रहो। आगे बढ़ते हैं, हमसे कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड हेंस रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम। On its return journey, the train initially traveled at its usual speed for 5 minutes, but then stopped for 4 minutes for an emergency. The percent by which train must now increase its usual speed so as to reach the destination at the scheduled time is nearest. To now understand, एक चीज याद रखना कि जब हमें, जैसे मैंने पीछे भी कहा कि जब हमें इंफॉर्मेशन बहुत कम दी हो कि ये 30 मिनट केवल दिया है, स्पीड 1/3 कर लिया है, 5 मिनट 4 मिनट, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मॉक्स में और पास्ट कैट में भी, कैट 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था, तभी ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और क्लास में भी हम लोगों ने इस तरह के कई क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं क्लास में, तो हम लोगों को अगर देखा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, समझ आ रहा है, एक बार नजर मारी और समझ आया कि यार ये तो एकदम ही देखा हुआ क्वेश्चन है, तो यू कैन अप्रोच देम इन फर्स्ट राउंड ना। जैसे यहां पर देखो क्या है कि एक ट्रेन है, ट्रेवल कर रही है 1/3 ऑफ इज यूजुअल स्पीड से, तो अगर पहले स्पीड उसकी v थी तो अब स्पीड हो गई है v/3। पहले टाइम अगर वो t ले रहा था तो अब वो टाइम ले रहा है t+1/2 आवर, है ना, t+1। अब यहां से बेसिक से भी कर सकते हो कि कह दो कि v इंटू टी दैट इज v/3 इंटू t+1/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3t इज इक्वल टू t+1/2, तो दैट मीन 2t इज इक्वल टू 1/2, t इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 आवर।
मतलब ओरिजिनली उसको 1/4 आवर लगते हैं। जब ओरिजिनली वो लगते थे उसको, तो 1/4 आवर उसको ओरिजिनली लगते थे। नाउ अंडरस्टैंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहां पे हमें ना तो स्पीड की वैल्यू दी है ना तो डिस्टेंस की वैल्यू दी है। अगर कभी भी ऐसा केस होता है कि ना तो स्पीड की वैल्यू दी हो ना डिस्टेंस की वैल्यू दी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही इजी बन जाता है। जैसे मैं कहूं कि मेरी ओरिजिनल स्पीड लेट करो 12 थी। 12 क्यों ली? क्योंकि 4 का मल्टीपल है और ओरिजिनल टाइम जो लग रहा है वो 1/4 आवर लग रहा है। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है, ओरिजिनली जो डिस्टेंस थी वो थी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। तो मैंने क्या किया कि 12 की स्पीड से मैं गया, 1/4 आवर मुझे लगे और मुझे 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। मान लो ये ए से लेके बी तक 3 किलोमीटर की मैंने डिस्टेंस कवर कर ली है। अब मुझसे कहा गया कि रिटर्न जर्नी में ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट। अब 5 मिनट मतलब क्या होता है? 5 मिनट मतलब 5/60, मतलब 1/12 आवर। 1/12 आवर में 12 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह गई? 2 किलोमीटर की। दैट विल बी द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब वो कह रहा है द परसेंट बाय विच ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इज यूजुअल स्पीड सो एज टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम पे पहुंचना है उसको, शेड्यूल टाइम में। शेड्यूल टाइम का मतलब ये देखो, पहले जो है उसको कितने मिनट लगे? 5 मिनट, 5 मिनट। इसके बाद 4 मिनट जो है, 4 मिनट जो है वो इमरजेंसी के लिए रुक गया। 4 मिनट वो इमरजेंसी के लिए रुक गया, मतलब 9 मिनट में वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर पाया है। 9 मिनट में, 9 मिनट में वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर पाया है। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। अब क्या कह रहा है समझना ध्यान से, बहुत बेसिक बन गया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को एक बार मैं और बताता हूं। ध्यान रखना कि जब भी डिस्टेंस और स्पीड में एक चीज अगर ना गिवन हो, सिर्फ टाइम गिवन है मुझे, तो मैं लेट कर सकता हूं। मैं डिस्टेंस और स्पीड में, डिस्टेंस और स्पीड में एक चीज लेट करोगे, वहीं पे तुम्हारा गेम बन जाएगा, वहीं पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेथड अच्छा हो जाएगा, थोड़ा और तुम्हारा बेटर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। A train traveled at 1/3 of the usual speed and have reached the destination 30 minutes after the schedule time. अच्छा, उसका शेड्यूल जो टाइम था वो 1/4 आवर था। 1/4 आवर का मतलब है 15 मिनट उसका शेड्यूल टाइम था। वापस आते समय भी इतना ही शेड्यूल टाइम होना चाहिए था, लेकिन उसमें से 9 मिनट जो है वो चले गए। बचे कितने मिनट? केवल 6 मिनट का टाइम बचा। 6 मिनट में उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 किलोमीटर कवर करनी है। 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 60, मतलब कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। अभी कितनी स्पीड है उसकी? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अभी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मतलब कितना इंक्रीमेंट करे वो? 8 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीमेंट करे। 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, 2/3। 2/3 मतलब 200/3, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 67। दैट शुड बी योर आंसर। आई होप यू गॉट द आइडिया कि पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले जो v स्पीड मानी, t टाइम माना, v/3 इंटू t प्लस 1/2। t की वैल्यू 1/4 आवर, मतलब 15 मिनट ओरिजिनल टाइम था। स्पीड क्या ली हमने? ओरिजिनल स्पीड ले ली 12। तुम कुछ भी ले सकते हो, वो 12 इसलिए ली, 4 का मल्टीपल था। डिस्टेंस इजिली मेरी एक विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब उसने वापस आते समय, पहले जो था वापस आते समय 5 मिनट, मतलब 1/12 आवर तक उसने नॉर्मल स्पीड से कवर किया। 1 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से कवर किया, फिर 4 मिनट का रेस्ट किया। 9 मिनट चले गए, रिमेनिंग रह गए 6 मिनट। अब 6 मिनट में उसको 2 किलोमीटर कवर करना है, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। इंक्रीमेंट कितना? 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। दैट शुड बी योर आंसर। आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो क्या है कि इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था कैट 2018 के बाद। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन कैट 2022। और मैंने क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया, बहुत बार आया क्लास में तो ये क्वेश्चन। और इसके साथ साथ आपके जो एक सीरीज मैंने V2IM सीरीज डाली है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ये आपका फर्स्ट राउंड का ही क्वेश्चन है कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x। दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट टर्म। हमें पता है कि अगर दो वैल्यूज हैं a एंड b एंड दीज आर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, अगर a और b दो वैल्यूज हैं और अगर पॉजिटिव रियल वैल्यूज हैं, तो a प्लस b/2 जो होता है दैट इज ग्रेटर देन ab टू द पावर 1/2 होता है। मतलब जो am होता है, am
दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। सेम चीज हम लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मान लो कि एक वैल्यू दूसरे की रेसिप्रोकल है, ये दोनों वैल्यू रेसिप्रोकल है, अगर एक वैल्यू दूसरे की रेसिप्रोकल होती है डिवाइडेड बाई 2 दैट इज a इंटू 1 बाई ए टू द पावर 1 बाई 2, ये कैंसिल हो गया, मतलब a प्लस 1 बाई ए दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब अगर दो चीजें रेसिप्रोकल है और पॉजिटिव हैं तो उनका जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 2। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x, और वी कैन से दैट 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर x है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। अब आते हैं, ये हमारा LHS था, दिस वाज अवर LHS, ये हमारा LHS था। अगर मैं RHS की बात करूं, RHS क्या लिखा हुआ है, RHS लिखा हुआ है 2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ अंडरस्टैंड कि किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 0। अगर रियल वैल्यू देखें तो उसके लिए ये 0 होती है, तो मतलब 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। मतलब इस जो LHS है, देखो जो LHS था मेरा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। जो RHS है दैट इज लेस देन इक्वल टू 2। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 2 या 2 से कम ही होगी, क्योंकि जैसे जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी तो 2 माइनस 0 2 आएगा, जैसे जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू और बढ़ेगी ये डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, LHS RHS के इक्वल तब हो सकता है जब दोनों की वैल्यू 2 हो जाए। 2 होने का मतलब यह है कि जब 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x, ये वैल्यू 2 कब होगी, जब x की वैल्यू 0, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर माइनस 0 भी 1 होता है, 1 प्लस 1 2 आया। लेकिन x की वैल्यू 0 पे 2 माइनस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 माइनस 2 ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब x इज इक्वल टू 0 पे दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अगर LHS RHS की दोनों वैल्यू सेम x पे 2 नहीं हो सकती है, जैसे अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS क्या है, RHS है 2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x इज इक्वल टू 2 पर 2 वैल्यू देगा। लेकिन जब तुम यहां पे x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर माइनस 2, मतलब 4 प्लस 1 बाई 4 वैल्यू आ जाएगी। मतलब कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे LHS RHS के इक्वल आ जाए, मतलब मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, दैट विल बी 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बार बार रिपीट होता है, इसलिए इजी क्वेश्चन और राउंड 1 का आपका होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। परफेक्ट। सो एक स्ट्रेट रोड है, कनेक्ट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी को कनेक्ट करती है। परफेक्ट। कार 1 ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, कार 1 जो है ए से बी ट्रेवल करती है और कार 2 जो है बी से सेम टाइम पे मूवमेंट करती है। आफ्टर मीटिंग ईच अदर, मान लो सी पॉइंट पे मीट करते हैं ए एंड बी। ए जो है यहां से यहां तक जाने में अब 45 मिनट लेता है, और बी जो है यहां से यहां तक जाने में 20 मिनट लेता है। और कार 1 की जो है, कार 1 जो है बेसिकली कार 1 कार 2, कार 1 की जो स्पीड है वो है तुम्हारी 60 किलोमीटर, और कार 2 की मुझे स्पीड बतानी है। अगर तुम्हें याद हो तो क्लास में हम लोगों ने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तक भी सीखा है, उसका प्रूवमेंट के साथ, है ना। वे टू आई एम असाइनमेंट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि v1 बाई v2 दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ t2 बाई t1। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर सेम टाइम पे मीट कर रहे हैं और मिलने के बाद वो कुछ डिफरेंट टाइम ले रहे हैं, ये वाला जो पर्सन है वो t1 टाइम ले रहा है, दूसरा वाला पर्सन t2 टाइम ले रहा है यहां से यहां तक जाने में, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ t1 बाई t2। तो v1 कितना है, v1 है 60, v2 वी वांट टू फाइंड, t2 ने कितना टाइम लिया है 20 मिनट, 20 डिवाइडेड बाई 45 4 9, तो 60 बाई v2 इज इक्वल टू 2 बाई 3, ये आ गया 30, तो v2 की वैल्यू हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बार बार हम लोगों ने असाइनमेंट में, वे टू आई एम असाइनमेंट में इस तरह के 2 फॉर्मूले भी डिस्कशन किए थे और क्वेश्चन किया हुआ है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई होप कि सबको क्लियर होगा। फॉर्मूला याद रखना, बार बार यूज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि लेट ए बी सी बी 3 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट सम ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी एंड सी इज 5
in addition to sum of b and mean of a and c is 7, then sum of a and b. वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना. देखो a है प्लस b प्लस c बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5. इसका मतलब है कि 2a प्लस b प्लस c की वैल्यू 10 गिवन है, और हमें गिवन है कि b एंड मीन ऑफ a एंड c मतलब a प्लस c बाई 2 दैट इज 7. इसका मतलब हो गया कि 2b प्लस a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 40. सॉल्विंग करने के लिए देखो क्या है कि हमें a प्लस b का सम निकालना है. बेसिकली वी हैव ऑप्शंस आल्सो कि हमें 6, 4, 7 और 5 भी दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें a प्लस b के टर्म पे निकालना होगा. देखो यहां से सॉल्विंग कर ले. अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं दोनों को तो 3a प्लस 3b, ये 2a है ये 2b है, ठीक है, 2b प्लस a, 3a प्लस 3b प्लस 2c दैट इज इक्वल टू 24. That means 3 time of a plus b plus 2c that is equal to 24, है ना, that is equal to 24. और हमें पता है यार तीनों पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है. अब देखो हमें सम ऑफ a प्लस बी निकालना है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शंस आल्सो, तुम ऑप्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. जैसे a प्लस बी की वैल्यू में 6 रखता, यहां में 6 रखता तो 18 हो जाता. 18 प्लस 2c इज इक्वल टू 24 आता, तो मतलब c की वैल्यू कितनी आ जाती है, 18, 6 तो 6, 3 आ जाती. जैसे c की वैल्यू 3 आ जाती, तो तुम्हें पता चलता है यार कि a प्लस बी की वैल्यू मेरी आ रही है 6 और c की वैल्यू आ रही है 3. अब मैं चेक कर लेता क्या ये सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को. देख लेते हैं. देखो दो कंडीशन दी है मुझे दी है 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10 गिवन है, और इसके साथ 2b प्लस a प्लस c इज इक्वल टू 14 गिवन है. मेरे सामने a प्लस b 6 आया, c 3 आया. यहां पे देखो a प्लस b 6, c 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. मतलब b की वैल्यू 5 हो जाएगी, c की वैल्यू 3 हो जाएगी. b की वैल्यू यहां 5 रखो, 10 प्लस 1, हाँ मतलब सेटिस्फाई कर रही है. इसका मतलब है ये मेरा आंसर हो गया. अब ना अंडरस्टैंड कि तुम अगर पहला ही ऑप्शन चेक करते तब भी तुम्हारा आंसर आ जाता, तब भी तुम्हारा आंसर सही हो जाता, पहला ही ऑप्शन चेक करते समय. अब जैसे तुम मान लो देखो 4 रखते, जैसे ही 4 रखते तो 3 इंटू 4 प्लस 2c इज इक्वल टू 24, ये 12 होता. 12 तो 2c इज इक्वल टू 12, तो c की वैल्यू 6 आती. अब a प्लस बी तुम्हारा आता, तुम्हारा a प्लस बी तुमने 4 रखते, c की वैल्यू 6 आती. नाउ अंडरस्टैंड, a प्लस बी 4 रखते, a प्लस बी, एक a रह जाता, c 6 रखते तो a की वैल्यू 0 आ जाती, जो कि हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है पॉजिटिव इंटीजर. ये भी आउट ऑफ पिक्चर हो गया. अब अगर 7 रखोगे, देखो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं. 7 और 5 ऑड वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती. देखो 3 इंटू 7 रखते हैं यहां पर a प्लस बी पे, प्लस 2c इज इक्वल टू 24, इवन माइनस ऑड, तो 2c की वैल्यू 3 आती, तो c की वैल्यू 3/2 आती. तो ऑड वैल्यू तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकती थी. 4 मुझे पता चल गया, एक 0 आ जा रहा है. आंसर कितना हो गया, c, 6 आंसर हो गया. और 6 आंसर क्योंकि हमें पता है एक ही आंसर मेरा ऑप्शन हो सकता था, तो पहला ही आंसर जैसे ही ऑप्शन होता हम लोग आगे मूव कर जाते. हम लोगों को ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही थी. और जैसे कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो तुम मूव कर पाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हमें गिवन है कि x की वैल्यू इसके इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू 64. बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कुल मिला के 4096 को 64 के टर्म पे रिप्रेजेंट करना है, और वो x की वैल्यू पे आ जाएगा मेरा. ठीक है, देखते हैं. x इज इक्वल टू 4096 टू द पावर 7 प्लस 4√3. तो हमें एक चीज हमें पता होती है यार कि हमेशा ये याद रखो कि 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, सबको पता ही होगा. 2 की पावर 11 कितना हो जाएगा, दैट इज 2048 बेटा. और 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, दैट इज 4096. तो ये 2 की पावर 12 है, दैट इज 7 प्लस 4√3. अब मुझे 64 चाहिए. 64 इज नथिंग बट 2 की पावर 6 बेटा. 2 की पावर 6 का स्क्वायर 7 प्लस 4√3, है ना. मतलब ये हो गया 64 टू द पावर 2 इंटू 7 प्लस 4√3 x. अब देखो हमें 64 निकालना है, मतलब मैं इसका रूट ले लेता हूं. x टू द पावर 1/2 7 प्लस 4√3 दैट इज इक्वल टू 64. तो अगर सॉल्व हम लोग करें तो x टू द पावर, अब तुम्हें पता है यार नीचे अगर प्लस करके रूट होता है तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सॉल्विंग के लिए, वही करना है हमें. x प्लस 4√3 है
तो 7 माइनस 4√3 का मल्टीप्लीकेशन, 7 माइनस 4√3 का डिवाइडेशन, ये कर देना है। तो ये x टू द पावर 1/2 7 माइनस 4√3, और देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 इंटू 7 49, और ये 48, तो ये 1 बचेगा। तो ये हो गया मेरा x टू द पावर 7/2 माइनस 2 से डिवाइड कर दिया माइनस 2√3, तो 7/2 माइनस 2√3, मतलब मेरा आंसर आ गया सी पार्ट। दैट शुड बी योर आंसर। ये माइनस वाला पार्ट डिवाइडेशन में भी कर सकते हैं ना, तो 7/2 और 2√3, दिस विल बी अवर आंसर। ये हमारा आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं जहां पे आपको दूसरे के टर्म पे रिप्रेजेंट करना है। परफेक्टली राउंड 1 क्वेश्चन बेटा, अगर आप कर पाते हो। अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो यू कैन मूव दिस क्वेश्चन टू राउंड 2 ऑल्सो। Mean of all 4-digit even natural numbers of form AABB where A is greater than 0। अब ना अंडरस्टैंड कि ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको हो सकता है कि आप पहले देखते ही इतने नंबर्स का मीन निकालना, तो ये आपका 100% यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन राउंड 2। 100% इस क्वेश्चन को आपको राउंड 2 में ही सॉल्व करना चाहिए था। 100% राउंड 2 में। आप राउंड 1 में इस क्वेश्चन में नहीं फंस सकते। अगर कोई फंस रहे हो तो आप फिर मतलब वही करो कि स्मूथ नहीं रख रहे हो। शुरुआत का 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, तो आप स्मूथ नहीं रख रहे हो, तो आपको वो करना है कि आप स्मूथ रखो। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि AABB 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर मुझे लेने, जहां पर A ग्रेटर देन 0 मुझे दे दिया है। BB मतलब 0-0 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 6-6 हो सकता है, 8-8 हो सकता है। ये मुझे समझ आ गया कि ये फॉर्म होने वाली है। तो इसका मतलब है 0-0, 2-2, 4-4, 6-6, 8-8। अब देखो पहला 1-1-0-0, 2-2-0-0, ये सब नंबर डिविजिबल है। 3-3-0-0, 4-4-0-0, ऐसे करते 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 9-9-0-0। मतलब कितने नंबर ऐसे आने वाले हैं? ऐसे कितने नंबर आने वाले? ऐसे 9 नंबर्स ऐसे आने वाले हैं। फिर यहां पर देखो ना, अंडरस्टैंड वन थिंग कि 1-1-0-0, 2-2-0-0, 3-3-0-0, 4-4-0-0, 9-9-0-0। अब इसी तरह ये 2-2 वाला आएगा। 1-1-2-2, 2-2-2-2, 3-3-2-2, 4-4-2-2, ऐसे करते करते 9-9-2-2 आ जाएगा। इसी तरह ना अंडरस्टैंड 9 नंबर्स ये होंगे इस फॉर्म के, 9 नंबर्स इस फॉर्म के होंगे। इसी तरह 9 नंबर्स दूसरी फॉर्म के होंगे कि 2-2-2-2, 3-3-2-2, है ना। जैसे ये रुकना, ठीक है, इरेजर से भी काटता हूं, एक सेकेंड। परफेक्ट। 1-1-0-0, 2-2-0-0, 9-9-0, 1-1-2-2-2-2-2, फिर 4-4 वाला आएगा। 1-1-4-4, 2-2-4-4 से करते करते 9-9-4-4 आ जाएगा। 9-9-4-4। इसी तरह 1-1-6-6 से लेके 9-9-6-6 तक आ जाएगा। इसी तरह तुम्हारा 1-1-8-8 से लेके 9-9-8-8 तक आ जाएगा। मतलब टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? अगर टोटल नंबर की बात करो तो 9-9-9-9-45। अब मीन निकालना है, मतलब उतने ही नंबर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। उतने ही नंबर से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। अब एडिशन करना है तो देखो बहुत बेसिक सा एडिशन है, कुछ है नहीं। देखो कई तरह से इसका एडिशन कर सकते हो, कई सारे वेज हैं जहां पर तुम एडिशन कर सकते हो इन पांचों का। इजी वे मैं बता रहा हूं, सॉल्विंग खुद से करोगे तुम लोग। देखो अगर मैं बात करूं कि ये 1-1 जो एक नंबर लिखा है, मैं यहां समझा रहा, जब एक नंबर लिखा है 1-1-0-0, तो वी कैन राइट इट एज 11 इंटू 100। 1100 आ जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं 22 इंटू 100। तो अगर मैं यहां से 100 कॉमन ले लूं तो 11 प्लस 22 से लेके 99 तक आ गया। इसी तरह यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं अगर समझो, यहां पे क्या 11 इंटू 100 प्लस 22 है, यहां पे प्लस 22 है, प्लस 22 है, प्लस 22 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब है कि ये 100 करके 11 प्लस 22 ऐसे करके 99 प्लस 22 कितनी बार? 22 प्लस 22 प्लस 22 कितने टाइम्स आएगा? 9 टाइम्स आएगा। बहुत बेसिक सा रूल है। यहां पे भी सेम चीज बेटा, 100 लेके 11 से लेके 99 तक प्लस 44 प्लस 44 कितने बार? 9 टाइम्स। यहां पर भी सेम 11 से लेके 100 ले लो बाहर, 100 और 11 से लेके 99 प्लस 66 प्लस कितनी बार? 9 टाइम्स। इसी तरह यहां पे 100 ले लिया
और 11 से लेके 99 प्लस कितनी बार 88, 9 टाइम्स। अब ना अंडरस्टैंड ये कितनी बार आया, ये चीज कितनी बार आई है, ये चीज आई है 5 टाइम। तो 5 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 11 से लेके 99 प्लस ये चीज कितनी बार आई है 9 टाइम्स। अगर ध्यान दो ये 9 टाइम्स आई है, 9 टाइम्स ऑफ 22 प्लस 44, इधर 44 प्लस 66 प्लस 88, ये टोटल समेशन आ गया। तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है, तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है, डिवाइड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनसे डिवाइड करके मीन निकाल लो। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी मतलब एग्जाम कंडीशन में यू कैन मतलब कंफ्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं एग्जाम कंडीशन में, तो इसको राउंड 2 के लिए रखना चाहिए था। इससे बेटर इजी क्वेश्चन थे जिनको आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट मुझे बताने हैं कितने डिस्टिंक्ट और रियल रूट है। तो ऑब्वियस है कि यहां पर x प्लस 1/x थोड़ा सा खटक रहा है मुझे, तो मैं उसको a लेट कर लूंगा। राउंड 1 परफेक्ट राउंड 1 क्वेश्चन बेटा, a लेट कर लिया तो a² माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि a की वैल्यू 1 और 2 आ गई। इसका मतलब है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 आई, और हमें पता है यार कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू 2 होती है, तो इसका कोई भी रियल रूट तो आने नहीं वाला। अभी हम लोगों ने देखा ना कि इसकी मिनिमम वैल्यू नंबर ऑफ, अभी हम लोगों ने देख के आए कि यहां पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती थी x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती थी, तो 1 केवल नॉन रियल रूट्स के लिए हो सकती है कि x² प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसके d की वैल्यू निकालो विच इज लेस देन 0, तो इसके इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, रियल नहीं आएंगे, ठीक है। और वैसे भी पता कर सकते हो, यही चीजें होती है छोटी छोटी ध्यान रखने वाली कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू 2 होने वाली है। फिर उसके बाद x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, मतलब x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1,1। तो 2 रियल रूट आ रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा है कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, तो केवल एक ही वैल्यू x की 1 जो है दैट इज डिस्टिंक्ट। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 1। दैट शुड बी योर आंसर। यहां पे बच्चों ने हो सकता है आंसर 0 भी मार्क किया, हो सकता है आंसर 2 भी मार्क किया हो, दोनों गलत होंगे। 0 नहीं, क्योंकि एक वैल्यू तो डिस्टिंक्ट है, 1 इज अ डिस्टिंक्ट वैल्यू, है ना। डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब है कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसकी। तो 2 भी यहां पर गलत है, क्योंकि 2 हमारा नहीं है, 2 नहीं है, दोनों सेम है, तो डिस्टिंक्ट में एक ही आया, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A person spent 50,000 to purchase a desktop computer and laptop computer. He sold desktop at 20% profit and laptop of this. Overall he made a profit of them, then purchase of rupee. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। डेस्कटॉप का आपने प्राइस मान लिया, लेट करो 100x, जस्ट एक बेसिक सी चीज। लैपटॉप वाले का जो प्राइस हो गया वो हो गया 50,000 माइनस 100x। 100x लेट करना हमारे लिए इजी रहता है, क्लासेस में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया हुआ है इस पे। डेस्कटॉप पे इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो डेस्कटॉप पे जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज इक्वल टू 20x, ये 20x का प्रॉफिट है। और जो लैपटॉप है उस पे जो लॉस हो रहा है वो 10% का लॉस है, मतलब लॉस कितना है 50,000 का 50,000 माइनस 100x का 10%, मतलब 1/10, मतलब लॉस कितना है दैट इज 5,000 माइनस 10x, ये इसको लॉस हुआ है, ठीक है। इतना लॉस है, ये लॉस है। तो प्रॉफिट माइनस लॉस दैट इज ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट मतलब कितना है 50,000 है उसका, 50,000 का 2%, मतलब कितना 1,000 रुपए का ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है। तो 20x माइनस 5,000 प्लस 10x दैट इज इक्वल टू 1,000 कर दिया, ठीक है। 30x इज इक्वल टू 6,000 आ गया, तो x इज इक्वल टू 20 बन गया। अब मुझसे पूछ रहा है प्राइस ऑफ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का प्राइस कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज, ठीक है। ये आ गया है तुम्हारा 200, तो ये 20,000 प्राइस आ गया डेस्कटॉप का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेरी बेसिक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो मिस होने ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं, मिनिमम ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमा ऑफ मिनिमा, तो अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। देखो क्या है कि मान लो मेरे सामने ऐसी चीजें दी हैं, मिनिमम ऑफ 2, 3 और 5, मिनिमम ऑफ 2, 3, 5, ठीक है। एक मुझे दिया हुआ x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2, 3, 5, कॉमा मिनिमम ऑफ 3, 4, 5। मुझसे कहा जाए फाइंड मैक्स ऑफ x, मैक्सिमम ऑफ x निकालो।
तो मैं कहूंगा यार x की वैल्यू जो है मिनिमम ऑफ 2 3 5 में 2 आ रही है, मिनिमम ऑफ 3 4 5 में 3 आ रही है, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 विच विल बी अवर आंसर, जो हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है ना, यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट है, x1 के बर्थडे जैन में हुए, x2 के बर्थडे फेब में हुए, और हमें बताना है यार कि x0 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 x2 से लेके x12 तक। अब इस x0 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब यह है कि मुझे x1 x2 से लेके x12 को एज क्लोज एज पॉसिबल रखने का ट्राई करना है। जितना मैं क्लोज उसको रखूंगा उनकी मैक्सिमम वैल्यू को मैं उतना मिनिमाइज कर पाऊंगा। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। जैसे मान लो कि मैं ऐसा करूं, मैंने कहा कि x0 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 3,4। तो मैं यहां पे जो x0 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 3,4, तो अब मैं इसकी वैल्यू को क्या किया, 3,4 में 4 की वैल्यू मैक्सिमम है, तो x0 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है ना, x0 की वैल्यू 4 आ गई। ये अब मान लो मैं x0 की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ 3,3 रखूं, तो x0 की वैल्यू 3 आ गई। किस केस में मैं x0 को मिनिमाइज कर पा रहा हूं, जब वैल्यूज एज क्लोज एज पॉसिबल है। 3 रख पाया था मैं, तो उस केस में वो मिनिमाइज हो गई वैल्यू। यही चीज मुझे यहां करनी है। मैं क्या करूंगा, मैं पहले ट्राई करूंगा यार कि हर पर्सन का x0 इज इक्वल टू मैक्स, 12 मंथ है, 100 स्टूडेंट है, 12 मंथ है, हर के 8 मैं बर्थडे कराता जाता हूं, 8 बर्थडे करा देता हूं। 12 8 96 स्टूडेंट मेरे चले गए। मैंने 8 बर्थडे कराए, मेरे 96 स्टूडेंट मेरे गेम से चले गए, बच्चे 4 स्टूडेंट। अब जो 4 स्टूडेंट है, मैं कुछ स्टूडेंट को 9 वैल्यू दे दूंगा कि एक मंथ में 9 बर्थडे हो जाएंगे मेरे। मतलब मैं ऐसा करूंगा कि मैं 9 9 9 9 और बाकियों को 8 दे दूंगा यहां पर। तो यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू को मैंने कितना अरेंज कर लिया, मैंने 9 अरेंज कर लिया कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी रख सकता हूं मैं, 9 रख सकता हूं। जब लेट करो अगर 100 स्टूडेंट की जगह 96 स्टूडेंट होता यहां पर, तो मैं क्या करता, मैं करता यार कि x0 इज इक्वल टू मैक्सिमम, मैं सबको 8 वैल्यू दे देता। 12 के 12 मंथ में 8 वो कराता, बर्थडे 8 स्टूडेंट के बर्थडे कराता और मेरी मिनिमम वैल्यू 8 आ जाती। अगर मेरा 97 भी होता तब भी मुझे एक स्टूडेंट मतलब एक मंथ में 9 बर्थडे कराने पड़ते मुझे, तो मेरी मिनिमम वैल्यू 9 ही अरेंज हो पाती, 9 अरेंज हो पाती मेरी मिनिमम वैल्यू। लेकिन मेरे पास 100 स्टूडेंट है तो अभी भी मैं 9 अरेंज कर सकता हूं वैल्यू, मैं 9999 वैल्यू अरेंज कर दूंगा, है ना। तो जैसे मान लो मेरे स्टूडेंट होते 108 और मुझसे कहता है यार मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी है, अभी भी मैं सबको 999 दे के अरेंज कर लेता। अगर मेरी 109 स्टूडेंट होते तो मैं सबको 999 देता, तो 108 वैल्यू मेरी चली जाती, मुझे एक को 10 देनी होती, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाती, दैट विल बी 10। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का किस तरह से वर्किंग आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूवमेंट करते हैं। समझ आ रहा हो तो लाइक आई करते रहो, ठीक है। चलो, 2 persons आर वॉकिंग बिसाइड अ रेलवे ट्रैक एट अ रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 2 and 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, 2 पर्सन है रिस्पेक्टिव ट्रैक में, रेलवे ट्रैक में। एक बंदा जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक बंदा जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। परफेक्ट है। अ ट्रेन केम फ्रॉम बिहाइंड। ट्रेन क्या होती है, ट्रेन की खुद की भी लेंथ होती है जिसको उसको पार करना पड़ता है ना, ट्रेन की खुद की लेंथ होती है। पर्सन की खुद की लेंथ नहीं मानी जाती, यहां पर पर्सन की लेंथ नेग्लिजिबल लेते हैं। एंड क्रॉस देम इन 90 and 100 सेकेंड रिस्पेक्टली। ठीक है, तो देखो जो ट्रेन है, ट्रेन जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर वाले स्पीड से, जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है उसको 90 सेकेंड में क्रॉस करती है। ठीक है, 90 सेकेंड में उसको क्रॉस करती है। अगर 90 सेकेंड में क्रॉस करती है तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड ट्रेन की बात करूं कि ट्रेन मान लो v स्पीड से जा रही है, ट्रेन जो जा रही है वो v स्पीड से गई, यहां से v स्पीड से ट्रेन है और इसकी स्पीड v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आ रही है। उसके आगे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट विल बी v-2। ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी लेंथ ट्रेन को पार करनी है, सिर्फ l लेंथ, अपनी ही लेंथ उसको क्रॉस करनी है ना। पर्सन की लेंथ तो 0 मानेंगे, अपनी लेंथ क्रॉस करनी है। ये जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 90 सेकेंड। इतना 90 सेकेंड उसको टाइम लग रहा है। ठीक है, तुम 90 सेकेंड को अगर और में चेंज करना हो 90/60 × 60 कर सकते हो।
दूसरे केस में क्या कह रहा है कि L डिवाइडेड बाई V माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 बेटा, और मैं चेंज कर लिया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो। V माइनस 4 डिवाइडेड बाई V माइनस 2 इज इक्वल टू 90 बाई 100 बेटा, ये कैंसिल हो गया, तो 10V माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 9V माइनस 18 हो गया, तो V की वैल्यू आ गई 22V की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द टाइम इन सेकेंड टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोस्ट इज नियरेस्ट टू, जो इलेक्ट्रिक पोस्ट है उसी के पास में, जो मैन चल रहे हैं उनके पास में इलेक्ट्रिक पोस्ट है, उसमें कितना उनको टाइम लगेगा। तो बेसिकली यही टाइम है यार, ये जो इसकी लेंथ है और उसी के अकॉर्डिंग टाइम हमें देखना है। जैसे v की वैल्यू 22 आ गई है, v की वैल्यू 22 यहां रख के सॉल्विंग इसका खुद से कर लेना क्योंकि बहुत लेंथी बन जाएगा वीडियो, मैं मेथड बता रहा। v की वैल्यू 22 आ गई है बेटा, अब v की वैल्यू 22 आ गई, यहां से l की वैल्यू निकल आएगी, l की वैल्यू यहां से आ जाएगी ना, v की वैल्यू 22 आ गई तो l की वैल्यू आने वाली है ना, l की वैल्यू ये लेंथ निकल आएगी तुम्हारी, और लेंथ डिवाइडेड बाई वो स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही मुझे टाइम निकल, लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड दैट इज इक्वल टू टाइम। वेरी बेसिक क्वेश्चन ना, इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी बन चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। अभी वीडियो डाला है इसका बेटा मैंने, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक अपडेट कर दूंगा, ये सेम क्वेश्चन का, मतलब सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज, अभी वीडियो डाला है, a की पावर b इज इक्वल टू 1 का। वीडियो का नाम है एल्जेब्रिक फोर्थ फॉर्म, एल्जेब्रिक फोर्थ फॉर्म। आपको 100% करना चाहिए। जब लास्ट ईयर था तो लास्ट ईयर भी मैंने इसका एक वीडियो डाला था सेम कॉन्सेप्ट पे कि a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 का, बहुत फिक्स कॉन्सेप्ट। अगर कोई नहीं कर पाया है इसका मतलब है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वीडियोस वो आप देख नहीं रहे हो। अभी मैंने एक वीडियो डाला, तभी ये जरूरी है कि क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट अलग से आपको नहीं दिखेंगे बुक्स एंड ऑल में, तो वीडियोस जरूर फॉलो करो, है ना। अगर नहीं फॉलो करोगे तो हो सकता है कि इस तरह की चीजें मिस कर जाओ। वीडियो देखना, उसमें डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से तुम्हें प्रोसीड करना है। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ रीजन में। इस पर भी एक वीडियो डाला हुआ है एरिया ऑफ रीजन पे, ये क्वेश्चन मैं लेकिन कराऊंगा। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि mod x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू। देखो जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कभी कभी एरिया टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप छोटा सा चीज ध्यान रखोगे कि एरिया कुछ भी नहीं है, आपको x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू आपकी आती जाएगी। जैसे यहां पर क्या है कि mod x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू वाई, इसका मतलब है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod x माइनस 1। इसका मुझे ग्राफ बनाना है पहले, फिर मुझे उसको इस उसमें बाउंडेशन में रखना है। तो यहां ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है यार कि mod x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, दिस इज ग्राफ ऑफ mod x, है ना। ये ग्राफ हमारा mod x का ग्राफ होता है, ये मेरा पॉइंट होता है 0,0। अब मुझे क्या रहा है कि y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 का बनाना है। मतलब जब मैं x की वैल्यू बेटा 0 पुट करूंगा, देखो जब मैं मुझे y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ बनाना होता है तो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, मुझे y 0 मिलता है। अब अगर मुझे y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आई विल गेट y इज इक्वल टू माइनस 1 बेटा। तो इसका मतलब है जो मेरे ग्राफ का पोर्शन आने वाला है बेटा, ये यहां पे आने वाला है कहीं पे, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी कहीं पे x एक्सिस है, ये मेरे ग्राफ का पोर्शन आने वाला है, ये मेरा ग्राफ आने वाला है। मतलब ये पॉइंट होने वाला है 0, माइनस 1, है ना, 0, माइनस 1। अब मुझसे क्या कह रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod x माइनस 1। ग्रेटर देन मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो इसके ये यहां बाहर जा रहा है। ये कैसे पहचानोगे कि ये बाहर जाने वाला पोर्शन है कि अंदर जाने वाला पोर्शन है, कैसे पहचानोगे, देखो अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑल्सो। y इज mod x माइनस 1, वैल्यू रख दो, पहले y की वैल्यू 0 रखी तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया। फिर जैसे x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0 आई। मतलब x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। 0 से बड़ी वैल्यू ये ऊपरी तो होने वाली है ना, मतलब ऐसे जाएगा 0 से बड़ी वैल्यू, y की वैल्यू 0 से बड़ी। जैसे x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जैसे x की वैल्यू 2 रखी, y ग्रेटर देन 1 तो ये ऊपर जाएगा, है ना, यहां आ गया, ये पहला बन गया मेरा। अब मुझे इसको बाउंड करना है, मुझे इस चीज को बाउंड करना है। ये देखो यहां पे दिखा रहा हूं इस ग्राफ को, ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है, यहां पे ये ग्राफ है, ये पॉइंट है 0, माइनस 1, ये पॉइंट तुम्हारा 1, 0 है और ये पॉइंट -1, 0 है। परफेक्ट।
अब मुझे कह रहा है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब वाई की वैल्यू जीरो कौन सी होती है, एक्स एक्सिस वाली लाइन, एक्स एक्सिस की लाइन पे वाई जीरो होता है, तो इससे ऊपर कहीं पे, मेरी बात हो रही है इससे ऊपर किसी पॉइंट पे, कहीं ऊपर। y लेस देन इक्वल टू वन, मुझे पता है यार, हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था कि y इज इक्वल टू जो वन होता है वो कौन सी लाइन होती है, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, मतलब यहां पे कहीं पे कट करेगा, इसके अंदर, इससे नीचे। मतलब मुझे जो ग्राफ बनाना है ना, वो मान लो ये a है, ये पॉइंट a है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, चेंज वेट करना, ठीक है, कलर चेंज करता हूँ। मतलब मुझे जो ग्राफ बनाना है, मुझे ये ग्राफ बनाना है, इतने पोर्शन का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है ये, और तुम्हें समझ में आ गया होगा दिस इज द ट्रेपेजियम, ये जो ये ए बी सी डी जो है वो ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम है। तो ये देखो मेरा एक जो पॉइंट है, ये जो है मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन है, और वाई की वैल्यू वन है। जैसे ही वाई की वैल्यू वन रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस टू। तो ये देखो ये जो लेंथ है ये है टू वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये माइनस टू वाला पॉइंट है। इन दोनों के बीच की देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है दैट इज वन, ये डिस्टेंस वन है। ये डिस्टेंस कितनी है, दैट डिस्टेंस इज फोर, ये डिस्टेंस फोर है। ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस टू है। दिस इज अ ट्रेपेजियम बेटा, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, देखो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये लेंथ टू दी हुई है, ये लेंथ फोर है और ये लेंथ वन है। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, बहुत बार हम लोगों ने क्लासेस में किया बेटा, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ टू प्लस फोर इंटू वन, मतलब हाफ इंटू सिक्स, आंसर कितना आ गया, थ्री। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के उनके लिए कभी कभी टफ हो जाता है ये, लेकिन अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है ना तो यू कैन ड्रॉ दिस क्वेश्चन इजिली, आपको इजिली ड्रॉ कर सकते हो, किस तरह से ड्रॉ होता है ना वो इजिली, बस आपको पॉइंट रखते जाने और वैल्यू देखती चली जानी है। आपको देखना है यार कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसे इंटरसेक्ट करी, तो y की वैल्यू वन उठा के यहाँ पुट कर दो, तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे कि ये लेंथ टू है, ये माइनस टू है, इन दोनों के बीच का गैप फोर है, ये वन है, ये माइनस वन है, इन दोनों के बीच का गैप टू है, यहीं पे तुम्हारी वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो है एक सॉलिड, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो एक सॉलिड कोन का क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, अभी जस्ट हम लोगों ने क्लासेस में किया था मेंसुरेशन के टाइम में, अगर याद हो। देखो क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सर्कुलर राइट कोन है बेटा, एक सॉलिड सर्कुलर राइट कोन है, ये मान लो ये ए बी सी एक कोन है, ये मेरे ये कोन है, इसको क्या किया गया, दो पीसेस से कट किया गया है, हाइट ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, बेस से 18 सेंटीमीटर पे कट किया गया, ये दो पॉइंट पे कट हो गया, यहाँ पे ये कट हो गया, ये है 18 और ये है 9, टोटल कितनी है 27। ठीक है, परफेक्ट। इफ द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ द टू पीसेस इज दिस द वॉल्यूम इन ओरिजिनल कोन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रायंगल है, छोटा सा कलर चेंज कर रहा हूं, 2 मिनट वेट करना बेटा बस। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है दिस वन एंड दिस कंप्लीट ट्रायंगल आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेटा कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो अगर मैं v1 बाई v2 करूं दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। तो ये कैंसिल हो गया, मतलब r1 स्क्वायर h1 बाई r2 स्क्वायर h2 बेटा, r1 स्क्वायर h1 बाई r2 स्क्वायर h2। इसका मतलब ये है कि अगर देखो क्या है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी रेडियस का रेशियो उनकी हाइट के रेशियो के इक्वल होगा, मतलब r1 बाई r2 इज इक्वल टू h1 बाई h2 होगा। तो वी कैन से दैट दिस विल बी h1 क्यूब डिवाइडेड बाई h2 क्यूब और r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r2 क्यूब, हम लोग किसी भी वे में ले सकते हैं। h1 क्यूब बाई h2 क्यूब जो v1 बाई v2 का रेशियो आने वाला है। इसका मतलब ये है जो अगर v1 बाई v2 का रेशियो देखो तो पहले वाले की हाइट और दूसरे वाले की हाइट, इनका रेशियो जो आने वाला है वो 1:3 आने वाला है। पहले वाले की हाइट 9 है और टोटल हाइट 27 है, तो जो हाइट का रेशियो है h1, इसकी हाइट अगर मैं h1 कहूं और टोटल हाइट h2 कहूं तो h1 बाई h2 का रेशियो 1/3 आने वाला है। इसका मतलब है कि h1 क्यूब बाई h2 क्यूब का रेशियो 1/27 आने वाला है, वही वॉल्यूम का रेशियो भी हो जाएगा।
वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया 1/27। मतलब अगर इतने पार्ट का वॉल्यूम 1 है तो टोटल, अगर ये वाला जो पार्ट है, ये जो कोन बना हुआ है, इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो टोटल कोन का वॉल्यूम 27 हो जाएगा। मतलब अगर ये छोटे वाले पार्ट का वॉल्यूम 1 है तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब मुझे कह रहा है कि द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ टू पीसेस इज 225। तो अब देखो, इसका वॉल्यूम 26 है, इसका वॉल्यूम 1 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 25। जो 25 है उसकी वैल्यू मुझे गिवन है 225 के इक्वल। 25 की वैल्यू 225 के इक्वल है, मतलब 1 की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई 9 के इक्वल हो गई। मुझे बताना है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, मतलब मुझे 27 की वैल्यू बतानी है। 25 की वैल्यू 225 की इक्वल हो गई, 1 की वैल्यू 9 की इक्वल हो गई। मुझे टोटल वॉल्यूम कौन बताना है 27 मतलब 3। अच्छा 9 7 63, मतलब मेरा आंसर कितना आ गया 243। दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बार हम लोगों ने क्लासेस में किया और आई होप जो नॉन ईजी स्टूडेंट है उन्होंने भी ये क्वेश्चन किए हुए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A circle is inscribed in a rhombus with diagonal this and this. The ratio of area of circle to the area of rhombus. देखो क्या है कि बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, क्लास में कराया है, लेकिन अगर आपको याद हो तो इसकी दो मेथड होते हैं बेटा। एक तो जो सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है रोम्बस में, उसका एरिया वी कैन फाइंड बाई एरिया बाई एस, जहां पे एरिया रोम्बस का क्या होता है हाफ d1 d2 डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर क्या होता है साइड बाई 2 4a/2। यहां से निकाल सकते हो, एक मेथड होता है। दूसरा मेथड डायरेक्टली होता है बेटा, जो सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है उसका एरिया होता है d1 d2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, है ना। ये दोनों में कोई भी मेथड लगा के यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन, आराम से निकाल सकते हो। डायरेक्टली सॉल्व करना, दोनों में कोई भी मेथड लगाओगे यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, चलो ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप कि समझ आ रहा होगा सब कुछ। अभी तक समझ आ रहा है तो एक लाइक करते रहो, थोड़ा शेयर करते रहना, है ना, जिससे भी मजा आता रहे वीडियो बनाने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बढ़िया, वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। दिस इज अ राउंड 1 क्वेश्चन बेटा, राउंड 1 का क्वेश्चन है 100% ये। और इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होने चाहिए, जिसने नॉर्मल प्रैक्टिस करी है वो इस तरह के क्वेश्चन करके आया हुआ होगा। कह रहा है कि लीविंग होम एट अ सेम टाइम अमल रीचेज ऑफिस एट दिस इफ ही ट्रेवल्स एट 8 किलोमीटर एंड एट दिस इफ ही ट्रेवल्स एट 15 किलोमीटर। मतलब पहली स्पीड और दूसरी स्पीड के बीच का रेशियो है 8/15। डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा t1/t2 हो जाएगा, उसका रिवर्स 15/8। जो स्पीड होती है वो टाइम के रिवर्स होती है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। पहले वो 10:15 AM पे पहुंचा है, बाद में वो 9:40 AM पे पहुंचा है। मतलब दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज 20 प्लस, ये आ गया 9:40 से 20 प्लस 15 मतलब 35 मिनट। मतलब अगर 15t माइनस 8t की बात करें दैट इज इक्वल टू 35 मिनट्स। मतलब 7t इज इक्वल टू 35 मिनट, मतलब t इज इक्वल टू 5 मिनट। t इज इक्वल टू 5 मिनट। मतलब इसका यह है कि अगर पहले जो इस स्पीड से जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वो कितना टाइम लेता है, 15 × 5 75 मिनट लेता है। 75 मिनट वो लेता है, 75 मिनट। इसका मतलब है कि डिस्टेंस कितनी है 8 × 75/60। ठीक है, 15 पंचे 5 चौके 4 8 तो मतलब डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन लीविंग होम एट 9:10 AM एट वॉट स्पीड इन मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस एट 10 AM। मतलब 58 मिनट में उसको पहुंचना है। तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर की है, 50 मिनट में उसको पहुंचना है। 50 बाई दिस, ये कैंसिल, मतलब स्पीड होनी चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर। दैट शुड बी स्पीड, ये स्पीड आ गई। वेरी बेसिक क्वेश्चन ना, स्पीड टाइम रिवर्स कर दिया, वहीं पे सॉल्विंग कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छी बात है, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे ही मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर आते हैं मुझे समझ आ जाता है मेरे पास रिस्ट्रिक्शन मुझे मिल गई है। जहां पे ए बी इज इक्वल टू 432 है, बी सी की वैल्यू 96 और सी लेस देन 9 है। सी लेस देन 9 है
और देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालनी। मतलब मुझे चेकिंग करनी है, लेकिन मेरी चेकिंग बहुत लिमिटेड वैल्यूज पर है। जैसे मैं बात करूं कि सी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे पास अभी वैल्यू है अभी तक के लिए, जब मैंने सी लेस देन इक्वल टू नन किया, मुझे पता चला यार 8 वैल्यूज है, वहां पे मैं चेक ही कर लूंगा 8 वैल्यू पे। लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा यार कि b इंटू सी इज इक्वल टू 96 है, मतलब जो c है इट शुड बी अ फैक्टर ऑफ 96। मुझे पता चला यार 96 का ये फैक्टर होने वाला है। अगर c 96 का फैक्टर होने वाला है तो 96 के फैक्टर में एक 7 नहीं आएगा, 7 96 का फैक्टर नहीं है, एक 5 नहीं आएगा, ये दोनों तो आएंगे नहीं 96 के फैक्टर में। 7 और 5 तो हट ही गया मेरे लिए। तो मेरे पास जो c की वैल्यू बची वो बची 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, ये मेरे पास वैल्यू बची। अब मैं यहां पे चेकिंग करूंगा, मैं पहले देखूंगा यार c की वैल्यू मैं 8 रखता हूं, c की वैल्यू मैंने 8 रखी तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। b की वैल्यू 12 आते मैं यहां पुट कर दूंगा 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 3 36 7, 36 आ गई। तो इसका जो समेशन आया 36 प्लस 12 48 प्लस 8 56 आया। तो एक यहां पे पॉसिबल वैल्यू है, हमें स्मॉलेस्ट निकालनी है। अब c की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू में 6 पुट करूंगा, जैसे ही मैं c की वैल्यू 6 पुट करूंगा मेरा b 16 आ जाएगा। b 16 आते ही मेरी नेक्स्ट वैल्यू कितनी बनेगी, a की वैल्यू 432 डिवाइडेड बाई 16, तो ये 4 से कैंसिल हुआ, 4 आया, 108 आया, 4 दूनी 8 4 7 28 27 आया। तो ये मेरा समेशन कितना बन जाएगा, 43 प्लस 49 बन जाएगा। अभी भी मेरी एक पॉसिबल वैल्यू यहां पर आई, लेकिन क्या वो मिनिमम है? अब मुझे 46 पर और खेलना है। 59 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, 56 भी एलिमिनेट हो गया, अब मुझे 49 और 46 में एक मेरा आंसर होगा। अब मैं जाऊंगा c इज इक्वल टू 4 पे, जैसे ही मैं c इज इक्वल टू 4 पे गया यार b की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 4 दूनी 24 आ गई। b की वैल्यू जैसे ही 24 आई तो 432 डिवाइडेड बाई 24, तो मैंने 6 से काटा 18 आया। 18 जैसे आई तो समेशन कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 46। दैट शुड बी योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो अपनी कंडीशंस को नैरो डाउन बस करना है, अननेसेसरी फैंसी मेथड पे ना जाके जल्दी से अगर नैरो डाउन करोगे स्टिल यू विल गेट योर आंसर एंड यू कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन। हमें कह रहा है कि ऑन अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ एरिया दिस अ सर्कल इज पेंटेड सच दैट सर्कल टचेस अपोजिट टू साइड। परफेक्ट है। एक रेक्टेंगुलर मेटल की शीट दी हुई है बेटा, और उसमें कह रहा है एक सर्कल है जो अपोजिट साइड को टच करता है, दो अपोजिट साइड को टच कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूं तो ये इसकी 2r है, ये रेडियस जो थी ये 2r बन गई, तो ये भी लेंथ कितनी हो गई, 2r हो गई, ये लेंथ भी 2r हो गई। परफेक्ट है ना, यहां से 2r हो गई। और ये लेंथ मान लेते हैं, ये जो है दिस इज इक्वल टू a, ये a मान लेते हैं इसकी लेंथ, और ब्रेथ 2r हो गई। इफ द एरिया ऑफ द शीट लेफ्ट अनपेंटेड, अनपेंटेड वाला जो एरिया है, अनपेंटेड वाला एरिया, इसमें लग रहा है फिगर डालना भूल गया मैं। अनपेंटेड वाला कौन सा दिया, या तो ये वाला एरिया अनपेंटेड दिया होगा या तो ये वाला एरिया अनपेंटेड दिया होगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, आप सॉल्व कर पाओगे खुद से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या तो ये वाला एरिया पेंटेड दिया होगा या तो ये वाला एरिया पेंटेड दिया होगा, किसी एक का एरिया टोटल रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल कुछ भी है नहीं क्वेश्चन में। अगर किसी को दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन बता देना, मैं उसको पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा। यहाँ पे शायद पिक्चर लाना भूल गया हूं मैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ मेंबर आर यंग वाइल रेस्ट आर ओल्ड, 65 मेंबर ऑफ लिटरेट एंड 25% ऑफ लिटरेट्स आर यंग, देन द परसेंट ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स इज नियरेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैट सेक्शन के लिए, बार बार बनते रहते हैं। आपको एक ही मेथड फॉलो करना है, टोटल वैल्यू को कुछ लेट कर लो, 100 200 कुछ भी लेट कर लो। जैसे मान लो टोटल वैल्यू को मैंने 100 लेट कर लिया, अब मुझसे कह रहा है कि 28% यंग है, तो मैंने देखा यार यंग जो है यहाँ पर वो 28 हैं। जैसे ही 28 यंग पता चले तो मुझे पता चल गया यार ये मेरी ओल्ड वाली जो वैल्यू होने वाली है वो 72 ओल्ड होने वाले हैं, वाइल रेस्ट आर ओल्ड। इफ 65% ऑफ मेंबर्स आर लिटरेट, तो यहाँ पे मेरी बात करते हैं लिटरेट की, तो लिटरेट जो होने वाले हैं वो 65 होने वाले हैं। इसका मतलब है कि इसमें इलिटरेट जो बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं 35। परफेक्ट है। अब कह रहा है कि 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग,
इसका 25%, मतलब जो 65 है 65 का 20%, 25% मतलब 1/4। इसका मतलब है 4 एकम 4 25, 16.25। जो 16.25 है, जो लिटरेट हैं 65, देखो लिटरेट जो हैं वो है 65। इन 65 में यंग जो हैं, इन 65 में यंग जो हैं वो 16.25 है। मतलब इस 65 में जो ओल्ड होने वाले हैं वो मुझे पता चल जाएगा कितने ओल्ड होने वाले हैं। ओल्ड कितने होने वाले हैं? 65 माइनस 16.25। इसका मतलब है 64 से जाएगा 48.75। ये मेरे यंग, ये मेरे ओल्ड होने वाले लिटरेट में। यंग 16.25 हैं, ओल्ड इतने हो गए हैं। अब समझो इलिटरेट, इलिटरेट है मेरे 35। इसमें यंग देखो कितने होंगे, पूरी पूरी वैल्यू निकाल के देखो। 16.25 है लिटरेट वाले यंग, टोटल यंग है 28। तो इसका मतलब है कि 11.75 यहां पे आने वाले हैं। और इसमें ओल्ड कितने होने वाले हैं बेटा? 11.75 माइनस कर दो 12, तो 23.25। ये मेरे ओल्ड होने वाले हैं। अब मुझे बताना है द परसेंट ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट। इलिटरेट में ओल्ड पर्सन, तो 23.25 इलिटरेट में ओल्ड पर्सन है, डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100। दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमसे कह रहा है कि एक एलॉय है मिक्सिंग मेटल्स ABC इन द प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। मतलब इतना वॉल्यूम इसका लिया, जैसे मान लो कि A का जो है वो 3 वॉल्यूम लिया, B का लेट करो 4 वॉल्यूम लिया, और C का कितना वॉल्यूम लिया? 7 लिया। इतना इतना वॉल्यूम ले लिया। अब वो कह रहा है वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द मेटल आर इन द रेशियो दिस। वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द मेटल का मतलब ये होता है बेटा कि मान लो कि A के एक वॉल्यूम का जो वेट है वो 5 है, 5 kg है एक वॉल्यूम का वेट। B के एक वॉल्यूम का जो वेट है लेट करो वो 2 kg है, और C के एक वॉल्यूम का वेट जो है वो 6 kg है। ये है वेट ऑफ सेम वॉल्यूम का। तो मैंने मान लिया कि एक वॉल्यूम का वेट 5 kg, एक वॉल्यूम का वेट 2 kg और एक वॉल्यूम का वेट 6 kg है। ए का टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना अवेलेबल है? 3 है, मतलब कितने kg? 15 kg हो गया। बी का टोटल वॉल्यूम कितना है? 4 है, मतलब कितने kg हो गया? 8 kg हो गया। सी का टोटल वॉल्यूम कितना है? 7 है, मतलब टोटल कितना हो गया? 42 kg हो गया। मतलब टोटल वॉल्यूम मेरे पास यहां पे कितना हो गया? 42 प्लस 8 60, मतलब कितना हो गया? 50, 65 kg हो गया टोटल वॉल्यूम। अब कह रहे हैं 130 kg ऑफ एलॉय द वेट इन द मेटल सी। देखो 65 kg में जो सी है वो 42 kg है। इसका मतलब है 130 kg में कितना होने वाला है? 84 kg। दैट शुड बी योर आंसर। आंसर आया, आगे बढ़े, मूव कर सकते। वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आपको मीनिंग इसका पता होना चाहिए। तो किसी किसी के लिए टफ भी बन सकता था अगर मीनिंग नहीं पता है। अगर मीनिंग पता है तो आपके लिए काफी बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो परफेक्ट, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। एक जेंटलमैन है डिसाइडेड टू ट्रीट अ फ्यू चिल्ड्रन इन अ फॉलोइंग मैनर। ही गिव्स हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक्स ऑफ टॉफी एंड 1 एक्स्ट्रा टू द फर्स्ट चाइल्ड एंड देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक along with 1 extra to the second and continuing giving away in this fashion. His total stock exhaust after he take cares of 5 children. How many toffees were there in his stock? इसका भी वो जो बैकवर्ड अप्रोच होता है ना, वो हमेशा बेटर रहता है। इसका क्वेश्चन का जो बैकवर्ड अप्रोच होगा वो ऑलवेज बेटर रहेगा। बैकवर्ड अप्रोच पे ऑलवेज वो बेटर रहने ही वाला है। बेटर, ऑलवेज बेटर रहने वाला है। कैसे? देखो 5th चिल्ड्रन, जब 5th चिल्ड्रन को वो देने वाला था तो मान लो उसके पास x थे, उसके पास x रह गई थी उसके पास स्टॉक, और 5th चिल्ड्रन को अब उसको देना था। तो वो कितना देगा? वो x का x/2 + 1 दे देगा। इतनी वैल्यू दे देगा 5th चिल्ड्रन को। उसके पास x थे तो 5th चिल्ड्रन को x/2 + 1 दे दिया। तो रिमेनिंग कितना रह गया उसके पास? रिमेनिंग रह गया x माइनस x/2 + 1, मतलब x/2 - 1 रह गया। हम लोग बैकवर्ड चलते हैं कि 5th चिल्ड्रन जब देने वाला था, जब 5th चिल्ड्रन को, उससे पहले उसके पास x थे। x का हाफ प्लस 1 उसने दिया, यही तो बोला है ना, गिविंग अवे हाफ प्लस 1, सब में हाफ प्लस 1 दे रहा है। तो हाफ प्लस 1 दिया तो रिमेनिंग रह गया हाफ -1। और वो कह रहा है जब 5th चिल्ड्रन को उसने दे दिया तो हिज टोटल स्टॉक एग्जॉस्ट मतलब 0 रह गए हैं उसके पास। तो जो ये रिमेनिंग वैल्यू है वो 0 रह गई है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हो गई 2।
इसका मतलब है जब फिफ्थ वाले को देने वाला था तो उसके पास 2 स्टॉक थे, और 2 स्टॉक थे, उसमें से 2 में से उसने क्या किया कि 2 में से हाफ प्लस 1 उसने दे दिया, तो उसके पास 0 रह गए। अब जब फोर्थ चिल्ड्रन को देने वाला था, फोर्थ चिल्ड्रन को, तो मान लो उसके पास ए रह गए थे, तो उसने कितने दे दिए उसको, a + 2 + 1 दे दिए होंगे, तो रिमेनिंग कितने रह गए होंगे, a/2 - 1 रिमेनिंग रह गए होंगे। जो a/2 - 1 रिमेनिंग रह गए हैं वही वैल्यू तो 2 के इक्वल है, यही तो मेरे पास था। जब फोर्थ चिल्ड्रन को दे दिए होंगे उसके बाद जो रिमेनिंग रह गए थे वो x थे, उसमें x/2 + 1 उसने फिफ्थ चिल्ड्रन को दिए, रिमेनिंग वाला 0 रह गए, तो a/2 - 1 मतलब a की वैल्यू कितनी रह गई, 5 रह गई। मतलब जब उसने फोर्थ चिल्ड्रन को दे दिए थे, जब उसने फोर्थ चिल्ड्रन मतलब थर्ड चिल्ड्रन को जब दे दिए उसने, ध्यान से, जब थर्ड चिल्ड्रन को उसने दे दिए उसके बाद उसके पास रिमेनिंग 5 रह गए, 5 का हाफ प्लस 1 उसने दे दिए और बाकी उसने अपने पास रख लिए। ठीक है, ये रह गया फोर्थ चिल्ड्रन के पास जब देने थे उसको। अब बात करेंगे थर्ड चिल्ड्रन की। थर्ड चिल्ड्रन के सामने वही चीज, मान लो थर्ड चिल्ड्रन के बाद बी थे उसके पास, थर्ड चिल्ड्रन से पहले, तो थर्ड चिल्ड्रन से पहले उसके पास बी थे, तो b/2 + 1 दे दिए, रिमेनिंग रह गए b/2 - 1 जिसकी वैल्यू 5 के इक्वल है, तो b की वैल्यू आ गई 11। ये थर्ड के पास थे। सेम चीज एक और बार करेंगे तो n/2 - 1 11 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू 23 आ जाएगी। सेम एक और बार करेंगे क्योंकि 5 चिल्ड्रन है, पहले चिल्ड्रन के लिए मैंने किया 2 आया, फिर 5 आया, फिर 11 आया, फिर 23 आया, फिर 47। दैट शुड बी योर आंसर, 23 × 2 + 1। यही मेरा क्वेश्चन था। अगर ध्यान दोगे तो ये 20 सेकंड का भी क्वेश्चन ना हो, अगर सही से उसको एनालिसिस कर रहे हो। कि जब एक बार फिर से मैं एनालिसिस कराता हूं, जब फिफ्थ चिल्ड्रन को उसको देने थे, मतलब जब फोर्थ चिल्ड्रन को उसने दे दिए तो उसके पास कुछ रह गए, वो रह गए x। जब फिफ्थ चिल्ड्रन को उसने x/2 + 1 दिए, रिमेनिंग रह गए x/2 - 1 जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल है क्योंकि सारे खत्म हो गए उसके पास, तो x की वैल्यू 2 थी। मतलब जब फोर्थ चिल्ड्रन को दे दिया उसने और जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई वो 2 थी, रिमेनिंग वैल्यू। अब बात करते हैं कि फोर्थ चिल्ड्रन को देने से पहले उसके पास a थे, तो a/2 + 1 रिमेनिंग a/2 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 2, वो 5 आ गई। फिर 5 × 2 + 1 11, फिर 11 × 2 + 1 23, फिर 23 × 2 + 1 47। दैट शुड बी योर आंसर। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमसे कह रहा है कि सॉल्यूशन है वॉल्यूम 40 लीटर का, हैज डाई एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। सीम्स लाइक अ बेसिक क्वेश्चन। तो डाई उसके पास कितनी है, 40 × 2/5 मतलब कितना हो गया, 16। इसका मतलब है कि वाटर उसके पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 24। वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन टू चेंज द प्रोपोर्शन टू 2:5। परफेक्ट है। तो दिस प्रोपोर्शन मतलब 16 डिवाइडेड बाई 24 + x दैट इज इक्वल टू 2/5। तो 80 इज इक्वल टू 48 + 2x, 48 50 32 मतलब x की वैल्यू आ गई 16। तो इतना वाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, इतना वाटर ऐड कर दिया है, तो सॉल्यूशन जो हो गया वो हो गया 56, जिसमें डाई की वैल्यू अभी भी 16 है लेकिन जो वाटर है वो 40 हो गया है। परफेक्ट। If 1/4 of this diluted solution is taken out, 1/4, how many liter of dye must be added to remaining solution to bring the proportion back to 2:3? Perfect. यहां पे क्या किया गया है कि 1/4 यहां से ले लिया, 1/4 यहां से गया है, तो 1/4 यहां से भी जाएगा और 1/4 यहां से भी जाएगा, है ना, वही सेम चीज जाएगी। तो सॉल्यूशन जो बचेगा इसका 1/4 मतलब 16 चला गया, सॉल्यूशन 40 हो गया, डाई कितना रह गया, 1/4 गया तो 16 चला गया, हाँ 16 चला गया, यहां से 4 चला गया मतलब 12 डाई रह गई, वाटर से वाटर 30 रह गया, 4 × 4 16। अच्छा, ये 42 हो गया, ये 40, ये रह गया 30। ठीक है, अब इसमें कितना डाई ऐड किया जाए, मान लो y क्वांटिटी ऑफ डाई ऐड करें जिससे कि प्रोपोर्शन फिर से 2/3 हो जाए, तो दैट विल बी 36 + 3y इज इक्वल टू 60। तो 3y इज इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू 8 आ गई। इतने लीटर डाई और ऐड कर दिया जाएगा, तो सॉल्यूशन वेरी बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, डिस्कशन हो गए, और आई होप मैक्सिमम क्वेश्चन वर इजी, मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट थे। आप अगर सही से उसका एनालिसिस करोगे, सही से पिक करते, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली। काफी क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सकते थे और अच्छे स्कोर आपके आ सकते थे। आई होप कि आपने काफी चीजें सीखी होंगी, किस तरह से अप्रोच करना है, कितना लिखना है, किस पार्ट पे फोकस करना है ना। तो काफी चीजें आपने डिस्कशन में हम लोगों ने कवर कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और
कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना कि इसी तरह के LRDI और QA के और मैं बताऊंगा जिसमें आपको और ज़्यादा लेयर में समझाने का ट्राई करूंगा। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, और लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।